प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। यूक्रेन से भारत वापसी हो चुकी है और उसमें अलीगढ़ के 2 बच्चे आए हैं, जिसमें से एक बच्ची फाल्गुनी धीरज आज हमारे साथ है। तो हम मुलाकात कराते हैं फाल्गुनी धीरज और उनके मम्मी पापा से और जानते हैं कि वहाँ पर क्या हालात थे और अब भारत लौटने के बाद उनको किस तरीके का एहसास हो रहा है। तो आइए मिलते हैं। फाल्गुनी, ये बताइए कि आप जब वहाँ थीं यूक्रेन में, तो उस समय का जो भयावह माहौल था, जिसको कि हर व्यक्ति मीडिया पर जानना चाह रहा है कि वहाँ पर क्या माहौल था, तो वो कुछ बताइए। समय कम होने की वजह से, इतनी टफ सिचुएशन होने की वजह से जो हमें फ्लाइट्स अरेंज की गई थी, उस पे समय से पहुंचने के लिए बॉर्डर पे बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिस वजह से इतने बच्चे इकट्ठे हो गए थे। 2000-3000 की क्वांटिटी में बच्चे इकट्ठे हो गए थे। जिन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था, वो लोग अभी भी वही हैं। मैं खुश नसीब हूँ जो इतने कम समय में यहाँ पहुंच चुकी हूँ। तो मैं यही बोलूंगी, बहुत टफ सिचुएशन बन गई थी, जिसकी वजह से बहुत भगदड़ मच गई थी वहाँ पे। अच्छा, जब जैसे कि सुना जा रहा था कि स्टूडेंट को बंकर में रखा जा रहा है, सुरक्षित जगह पर रखा जा रहा है, उस समय के क्या हालात थे? उस समय के हालात ये थे कि बंकर्स हर बिल्डिंग के नीचे बने हुए थे, लेकिन जो यूक्रेनियन के लोकल पीपल्स थे, वो ये बोल रहे थे कि बंकर्स तभी खुलेंगे जब इस सिटी में, लोकल सिटी में अटैक होगा। तो हम बस बहुत टेंशन में आ गए थे कि अगर एकदम से सब कुछ होता है तो यूक्रेनियन पीपल अपने लोकल्स को ही मौका देंगे, इंडियंस को तो वो नहीं दे सकेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अपने लोकल पीपल को मौका देंगे बंकर्स में जाने के लिए। तो बस टेंशन यही थी कि हम जाएंगे कहाँ। अच्छा, यूक्रेन से रोमानिया जब आप आए, तो आपको क्या परेशानी झेलनी पड़ी? परेशानी बस ये थी कि लगेज कम था, बट हमको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ा था। अप्रॉक्स 7 से 8 किलोमीटर हम पैदल गए थे बॉर्डर पे जाने के लिए। खाना कम था, पानी कम था, सब समय के साथ खत्म होता जा रहा था। और टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे टेम्परेचर कम होता जा रहा था ठंड की वजह से। अच्छा अच्छा, जैसे कि ये सुना गया था कि जिस बस में आप आए थे या और लोग आ रहे थे, तो अगर उस पर जो फ्लैग लगा है, इंडिया का अगर लगा है, तो उसको नहीं रोका जा रहा था, चेकिंग नहीं किया, क्या था है सब? जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोदी जी का रशिया के साथ अच्छे संबंध है। जी। तो मोदी जी ने रशियन गवर्नमेंट से बात करी थी, पुतिन से बात की थी, पुतिन जी से, कि आप इंडियन स्टूडेंट्स को इजीली बॉर्डर तक पहुंचाएं, क्योंकि उन्होंने फिर ये सलाह एडवाइजरी जारी करी कि जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आप बॉर्डर तक जा रहे हैं, उस पे चारों तरफ इंडिया के फ्लैग्स लगाए जाएं, जिससे कि रशियन गवर्नमेंट देखे अलर्ट हो जाए कि इंडियन स्टूडेंट्स आर कमिंग। सो और जो जो रास्ते थे वो इजी हो गए थे बच्चों के लिए वहां तक पहुंचने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑपरेशन गंगा जो है, जिससे कि वापसी हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे मोदी जी? मोदी जी से बस मैं यही कहूंगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने कम समय में हमारे लिए फ्लाइट्स अरेंज कराई। बस मैं ये बात और कहूंगी कि जैसे जैसे बॉर्डर पे बच्चे इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो जो फ्लाइट्स के नंबर है उसे थोड़े बढ़ा दीजिए। जैसे कि अभी 12 घंटे में एक एक दो दो फ्लाइट्स आ रही हैं, तो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट 4 फ्लाइट्स कराई जाए, जिससे कि बच्चे सही समय पे आ जाए, क्योंकि आप वीडियोज देख रहे हैं कि सिचुएशन कितनी टफ होती जा रही है वहाँ पे। तो अब हम बात कराते हैं फाल्गुनी के पिताजी से। अब हमारे बीच हैं फाल्गुनी के पिता पंकज धीरज जी। पंकज धीरज जी, जैसा कि आप इंडो यूक्रेन गार्जियंस एसोसिएशन के कन्वीनर भी हैं, आपकी बच्ची तो आ चुकी है, उसके बाद भी और भी बच्चे बचे हैं अभी अलीगढ़ मंडल में देखें, तो क्या आपकी प्लानिंग है आगे? देखिए, इंडो यूक्रेन मेडिकल स्टूडेंट गार्जियन एसोसिएशन जो है अपनी, उसमें हम सभी का, इसका मैं कन्वीनर में बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। और प्रयास उसका केवल उद्देश्य ये था कि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। जी जी। एक बेटी मेरी बेटी से पहले भी आ चुकी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उनके माता पिता को बधाई दी, मैंने बहुत बहुत बधाई, वो भी बड़े खुश हुए। तो हमारा केवल और केवल इतना प्रयास है कि जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने वाले हैं, लड़का है लड़की है, किसी भी प्रदेश का है, किसी भी जिले का है, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि वो सब सकुशल वापस आए। और हमने बीच में प्रयास भी ये करा कि लोगों से संपर्क करके उनका नाम, उनका मेडिकल कॉलेज और उनका व्हाट्सएप नंबर, वहाँ का जो किसी टिपिकल सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो हमें प्रोवाइड करें। तो हम उसको ट्वीट कर रहे हैं और भारत सरकार की मेल आईडी पे मेल कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय को मेल कर रहे हैं कि उन बच्चों को दिक्कत ज्यादा है, वहाँ प्रायोरिटी पे अपनी जो एम्बेसी है उसके द्वारा मदद कराई जाए। तो जो भारत सरकार के जो कदम उठाए गए हैं इस मामले में, तो वो आपको कहाँ तक सही साबित होते हैं? अब देखिए, वर्तमान की अगर हालत को हम देखते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो सिचुएशन वर्तमान में क्रिएट हुई है, वो उम्मीद नहीं थी किसी को भी, ना भारत सरकार को, ना हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ने वाले थे, कि ऐसे हालत में हो जाए। क्योंकि 2014 में वहाँ जो स्थिति बनी थी वो बहुत शांतिपूर्वक ढंग से निपट गई थी। ये युद्ध जो है अचानक वहाँ क्रिएट हो गया। अब अचानक तो हम इस वजह से कह रहे हैं कि हमें महसूस नहीं था कि लोगों को, कि वहाँ के लोकल गार्जियंस थे, उन्होंने बताया था कि वहाँ ऐसी स्थिति 2014 में हुई थी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और लोकल सिटीजन वहाँ आराम से मूवमेंट कर रहे थे, दुकान वगैरह उनकी खुल रही थी, आना जाना सब
रूटीन की तरह चल रहा था। लेकिन जो स्थिति वहाँ अचानक बन गई उसकी वजह से एकदम बहुत ज़्यादा विकराल स्थिति हो गई। एम्बेसी में भी लिमिटेड लोग होते हैं, क्योंकि एक दूतावास जो होता है, दूतावास में केवल आधा संचार माध्यम की वजह से चीज़ें होती है कि वहाँ की जो समस्या पैदा है, स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, उनके लिए कम्युनिकेशन होता रहता है। अब इस हालत के लिए मुझे लगता है वो तैयार नहीं थे, लेकिन देश के अंदर चुनावी माहौल होने के वजह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार है और सारे वरिष्ठ नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब चुनावी सभाओं में लग रहे हैं। उनकी मजबूरी भी है, भाई सत्ता का मामला है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समय रहते उस चीज को इतना प्रॉपरली देखा। हालांकि ये चीज पहले शुरू हो सकती थी, अब या तो ऐसे इंटेलिजेंस की कमी का है, लोकल इंटेलिजेंस यूक्रेन के अंदर इंडियन एम्बेसी की है, उस कमी को भी हम नकार नहीं सकते। लेकिन इस हालात में जो वर्तमान में पोजीशन है, वो डेफिनेटली जो ऑपरेशन गंगा माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, वो समय रहते चला दिया गया और बच्चे सकुशल वापस आ रहे हैं। केवल कुछ बॉर्डरों पे हालात जो विकराल किस लिए हो गए हैं, वो उसकी वजह भी है। अगर किसी रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं, ट्रेन का टाइम है 3 बजे का और हम 2:30 बजे पहुंचे, तो सबको लगता है कि टिकट लेके फौरन चढ़ जाए। वही पोजीशन वहाँ इंडियन स्टूडेंट के साथ हुई और बहुत सारे कंट्रीज के बच्चे वहां लौटना चाह रहे थे, चाहे रोमानिया का बॉर्डर हो, चाहे पोलैंड का हो, चाहे हंगरी का हो, चाहे किसी अदर कंट्रीज का। तो वहाँ सिचुएशन इसी वजह से पैनिक हुई और कुछ बच्चों ने, किसी ने कुछ सिक्योरिटी कर्मी भी ईंट वगैरह मार दी, किसी ने उसकी बंदूक वगैरह छीन ली, जिसकी वजह से उन्होंने, अब भाई सुरक्षा का मामला है देश का, फिर हम दूसरे देश में। मेरा निवेदन ये आपके चैनल के माध्यम से है कि भारत सरकार से द्वारा, और जो हमारे भारतीय बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं, पूरे यूपी से करीब 2000 बच्चे और मौजूद है वहां पे, तो इंडिया से तो करीब 18,000 बच्चे थे, जिसमें तो काफी कुछ आ चुके हैं। तो जो बच्चे हैं, जो भी भारत का नागरिक वहां अध्ययन रहते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, बॉर्डर पे धैर्य संयम के साथ वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं, एम्बेसी की गाइडलाइन, लिस्टिंग में उनको सहयोग, खाने पीने में निश्चित देखिए दिक्कत आएगी। ऐसे में मेरा मानना ये, मैंने अपनी बेटी को भी कहा, बेटा अगर आप फौज में होते तो क्या करते, उसने मुझे कहा कि पापा अगर मैं फौज में होती तो मैं क्या करती। इस सिचुएशन को उन्होंने भी महसूस करा। तो अभी मेरा अपना मानना ये कि हमें जैसे फौजी भाई हमारे बॉर्डरों पे, सियाचिन ग्लेशियर पे या कहाँ है, 2-3 दिन तक मतलब -6 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री सेंटीग्रेड में, 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करते हैं, वहाँ डटे रहते हैं सीमा पे। तो इस परिस्थिति को एक देश के सैनिक की तरह, देश के जवान की तरह बच्चे भी महसूस करें और इस स्थिति से निश्चित ही वो जल्दी ही सब लोग सकुशल वापस आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो देखिए, अभी अलीगढ़ को इंतजार है, 40 से ज़्यादा बच्चे जो अभी वापस आने हैं, उनका इंतजार है। आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ के लिए चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।